नमस्कार, जोहार, सलाम साथियों। आज अपने यूट्यूब चैनल असरार आलम पर फिर एक बार हाजिर हूँ। जो मौजूदा हालात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा बना है फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, उसको लेकर जो हम भारतीयों के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोग जो इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। भारत के जो राजनयिक मामले हैं उसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत किस पक्ष में रहता है, मैं थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ कि अपनी ओर से शेयर करूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरसिम्हा राव हो या देवेगौड़ा हो, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ हमेशा एक जो हमारा इमोशनल रिलेशन रहा है वो हमेशा से चलता आ रहा है। इज़राइल भी हमारे जो रक्षा क्षेत्र में है उसमें हमारा रिलेशन चलता है, सहयोग चलता है, लेकिन भारत कभी भी युद्ध के लिए समर्थन नहीं करता है, चाहे कोई भी देश हो। और ख़ास करके फ़लस्तीन और इज़राइल के जो मामलात हैं उसमें हमेशा ही फ़लस्तीन का समर्थन किया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप वीडियो देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। वर्तमान में भी कुछ कमलगट्टों ने, गोदी मीडिया और अंधभक्तों ने एक वायलेंस फैला कर रखा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इज़राइल नहीं, भारत ही इज़राइल की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है, अगर हम इज़राइल के पक्ष से होते तो हम उसे मानवीय मदद नहीं पहुंचाते। ये देखने वाली बात है। अगर हम भारत के साथ में हो, भारत अगर युद्ध लड़ता है इजराइल की तरफ से, तो हम उसके लिए मदद नहीं पहुंचाते। और जो भी है पीछे भी हमारा बहुत बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया है। हकीकत ये है दोस्त कि इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों को पूरी तरीके से हड़प लिया है। आप ऐसे समझें, जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ, उस समय यूएनओ ने दोनों देशों के बीच 44-48 का रेशियो से जो ज़मीन थी उसको हिस्सा किया था, जबकि ये पूरी तरीके से 48 से पहले फ़लस्तीनियों का था। पूरा 100% फ़लस्तीनियों का था, जिसको इंग्लैंड, ब्रिटेन वाले, अंग्रेज, गोरे चिट्टे
हरामियों ने इसको बदला था, क्योंकि भारत की भी स्थिति उसी तरह से करके रखा था। यहाँ भी बंटवारा करके अपना शासन चलाना चाहते थे, वहाँ भी वही किया। जब बंटवारा किया, ठीक है, बसाया देश को, क्योंकि उसके शासन काल में, उसके शासन में था 44% इजराइल को दिया, 48% फलस्तीन को दिया। फलस्तीन का ही था उसका बचा उतना। उसके बाद 8% उसमें से जमीन यूएनओ अपने पास रखा, अपने अधिकार क्षेत्र में। जो जेरूसलम का जो क्षेत्र है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, सुलेमानी हैकल टेम्पल है, और ईसाइयों का भी वहाँ पर है, तीनों धर्मों का है, उसे अपने पास रखा, क्योंकि वो एक विवादित क्षेत्र में उसको उन्होंने मान लिया था। लेकिन उस 44% और 48% पर जो दोनों अपना अपना अधिकार यूएनओ के द्वारा रखते थे, इजराइल लगातार उस पर अटैक करके, किसी न किसी बहाने से हमला करके उसके ज़मीन को हथियाते गए। वर्तमान हालात में परिस्थिति ये है कि फ़लस्तीनियों के पास मात्र 12% से 14% ज़मीन बची हुई है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है, जिसकी पूरी ज़मीन थी, पूरे मुल्क उन्हीं का था, आज उन्हीं को बेदखल कर दिया गया है। उनके सारे ज़मीन को हड़प लिया है, छीन लिया है ताकत से। अमेरिका, जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है पूरे वर्ल्ड का, उसके मदद से अब अगर किसी का कोई कुछ छीन ले तो उस देश में रहने वाले लोग आखिर करेंगे क्या? क्या वो नहीं चाहेंगे कि उसकी जो छीनी हुई ज़मीन है वो वापस मिल जाए? आज फ़िलिस्तीनी उसी चीज़ को लड़ रहे हैं कि जो हमारे ज़मीन, आपने तो पहले ही हमें खसारे में डाल दिया था। जब 48 और 44 का बंटवारा किया था, 48% फ़िलिस्तीनियों को, 44% इजराइल को, उसके बावजूद भी, उसको मानने के बावजूद भी वो लगातार हमले करके, हमास इजराइल का एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल ने बनाया है। इस चीज़ को तो मैं बाद में अगले डिफाइन करूंगा, क्योंकि इस पे एक विस्तृत वीडियो की ज़रूरत है कि हमास है कौन, हमास को बनाया किसने, हमास क्यों बना, वो तो बाद में। लेकिन वो हमेशा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, कमज़ोर कभी भी अपने से ताकतवर पर कभी भी हमलावर नहीं होता है। ये हमले जो इजराइल में हुए 7 अक्टूबर को, वो भी इजराइल ने खुद करवाया, क्योंकि उन्हें बाकी की ज़मीनें भी किसी न किसी बहाने से हड़पनी थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिख रहा है, न्यूज़ दिखता है, खबर के पीछे की खबर की जानकारी रखें। खबर के पीछे की जानकारी अगर नहीं रख सकते हैं तो आप फिर सिर्फ उलझ के रह जाएंगे। भारत की स्थिति स्पष्ट है कि भारत फ़िलिस्तीनियों के साथ में मानवीय रूप से है। फ़िलिस्तीनियों की जो हक छीना गया है उसे भारत वापस दिलाने की आवाज़ पुरजोर ढंग से हमेशा उठाती रही है और उठाते रहेंगे। वर्तमान में भी मोदी सरकार ने जो इसका ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है, जो आधिकारिक पुष्टि जहां से होती है और फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहां से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भारत दोनों देशों के बीच में हस्तक्षेप करता है कि मिलकर बैठकर बात किया जाए, और युद्ध के हम खिलाफ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस चीज़ को कहा करते थे कि जो फ़िलिस्तीनियों का ज़मीन लूटा गया है उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, वर्तमान हालत ऐसे हैं
कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और कहा गया ना कि मूर्खों की अगर तादाद बढ़ जाए और वो संगठित हो जाए तो उससे बहुत डरने की ज़रूरत है। वही हालत अभी इस देश में हुआ है। आप कैसे 500 बच्चों की जो हॉस्पिटल पर हुआ है हमला, उसको समर्थन कर सकते हैं? समझ से बाहर है। आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? किसी हॉस्पिटल पर, किसी अस्पताल पर हमला हुआ है और वहाँ पे 500 बच्चे मौत की नींद सुला दिए गए। इसे आतंकवादी घटना नहीं कहेंगे आप? ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये सरासर आतंकवादी घटना है जिसको अंजाम अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दिया है। अमेरिका से बड़ा कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि पूरा वर्ल्ड युद्ध में रहे और उसका अपना जो रोजगार है वो चलता रहे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। हथियार बनाने वाला ही बोलता है कि हम शांति चाहते हैं। हथियार बनाने वाला बोलता है हम शांति चाहते हैं। बहुत यही असल है खबर के पीछे की खबर। इसको जानने की जरूरत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय है। आप इस चित्र के साथ में, मैं जो चित्र लगाया हूं उसके साथ में आप देख सकते हैं। बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत सारे जो अटल जी का वीडियो भी है जिसे भी मैं इसके साथ में लगा रहा हूँ, उसे भी आप देखें। उसका कहना क्या है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, HD देवेगौड़ा साहब थे, इंदिरा गांधी जी थे, सब फलस्तीनियों के साथ में खड़े रहते थे। मोदी जी भी खड़े हैं, कुछ दिन पहले फलस्तीन से लौट कर आए, वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात करके आए। लेकिन चुनाव है, चुनाव में एक माहौल बनाना चाहता है हिंदू मुसलमान। कहीं भी मुसलमान रहे तो यहाँ भारत खींच के ले आओ। अब इससे हासिल क्या होगा? विदेशी मामलों में बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, विदेश नीति, उसमें सभी देश अपना अपना फ़ायदा देखता है। अगर हमें इजराइल से हथियार का फ़ायदा है तो अन्य देशों से उससे कई गुना ज़्यादा मिडिल ईस्ट जो खाड़ी देश है उससे ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे कई लोग यहाँ से गए हैं जो वहाँ पर रोजी रोजगार कर रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों के तादाद में खाड़ी देशों में इंडियन है जो वहाँ से करेंसी को भेजता है, वहाँ के करेंसी को भेजता है और यहाँ के जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ करता है। तेल हमें अच्छे दामों पर मिलता है। इराक जिसको बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने, भारत के साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। तेल का सबसे अच्छा आयात वहाँ से हमें मिलता था अच्छे दामों पर, और बदले में वो हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ले जाता था। हमें उसके बदले में करेंसी नहीं देना पड़ता था। क्या हुआ? आज इराक ने कब्जा कर लिया, इराक पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। ये अमेरिका तो फायदे में है, बाकी सब नुकसान में। तो हमें अपने विदेश नीति पर जो हमें ज़्यादा फायदा पहुंचाए उससे हमें देखना पड़ता है। और भारत हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन में रहने वाला देश है। जब भी कोई देश युद्ध करता है, भारत उसमें हस्तक्षेप करता है वार्ता के लिए, युद्ध रोकने के लिए, न कि युद्ध को समर्थन करने के लिए। लेकिन गोदी मीडिया वहाँ लेट के, सो के, उछल के, नाच के, डांस करके, साला पागल खानों में भी ऐसा नहीं होगा जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके न्यूज को देखकर यहाँ के कुछ कमल गट्टे भक्त लगातार ये कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ नुकसान देने वाले काम हो रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। अटल जी का वीडियो भी है, सुन लें हमारे वीडियो पर। वो एक
महान विदेश नीति के खास करके एक महान नेता थे, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी ने भी उन्हें बाहर मुल्कों में भेजा, भारत के विदेश नीतियों को लेकर उनके बातों को सुने, उनको समझने की कोशिश करें, जिससे कुछ हासिल नहीं होता है कि आप बाहरी मामलों में जिस तरह से मीडिया ने मणिपुर को कभी नहीं दिखाया, जो मणिपुर मीडिया नहीं जा सका, वो मीडिया बोल रहा है हम यहाँ पे हैं, फ़लस्तीन में और इजराइल में पहुँचे हुए हैं। अबे हकीकत में है, तुम सिर्फ एक्टिंग करके वहाँ से न्यूज़ बना के भेज रहे हो, एडिटिंग करके भेज रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है कोई ऐसी जगह पर जाकर दिखाने का, क्योंकि तुम मणिपुर नहीं जा सकते हो तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जो अपने देश में नहीं जा सकते हो, दूसरे देश में जाओगे। ये सब फेक है, फेक। इसलिए दोस्त, हम मानवीय रूप से जो हो रहा है उसके विरोध में है, क्योंकि मैं हमास और इजराइल के संबंधों के बारे में विस्तृत वीडियो, विस्तृत एविडेंस के साथ में मैं अगले वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमास का निर्माता कौन है। जिस तरह से ओसामा बिन लादेन का निर्माता अमेरिका है, उसका भी विस्तृत रूप से डालूंगा, उसी तरह से इसका भी है। मैं अपने इस वीडियो के साथ में बहुत सारे एविडेंस को भी लगाया हूँ, उसे भी आप देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर घंटी दबा दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।